नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे मनु की परराष्ट्र नीति और संबंधों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू कानूनी साहित्य 3 वर्गों में विभाजित है: धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीकाएं। इन तीनों वर्गों में धर्मशास्त्र का बहुत महत्व है और धर्मशास्त्र में मनुस्मृति सर्वप्रमुख है। मनुस्मृति में केवल धर्मशास्त्रों का ही अध्ययन नहीं किया गया है, बल्कि उसमें मनुष्य की विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों का भी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ये सिद्धांत किसी भी देश और काल में लागू किए जाते हैं और ये देश और काल की सीमाओं से परे हैं। मनु ने अपनी परराष्ट्र नीति के संचालन के लिए 2 प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पहला मंडल सिद्धांत और दूसरा साड़गुण्य सिद्धांत। मनु ने मंडल सिद्धांत के अंतर्गत राजा को केंद्र मानते हुए 12 राज्यों के मंडल का सिद्धांत प्रतिपादित किया। एक राजा के लिए, जिसको मनु ने विजिगीषु कहा, अर्थात ऐसा राजा जो विजय की इच्छा रखता हो, उसके लिए जरूरी है कि उसके आसपास जो देश हैं वो कौन से देश उसके मित्र होंगे और कौन से देश उसके शत्रु होंगे। जब मित्र और शत्रु की पहचान करके कोई भी राजा अपनी नीतियां बनाएगा तो वो सफल होगा। तो इसी को आधार बनाते हुए मनु ने मंडल सिद्धांत की रचना की। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले मनु के द्वारा प्रतिपादित मंडल सिद्धांत के बारे में। मनु का मंडल सिद्धांत। मनु का ये जो मंडल सिद्धांत है, ये 12 राज्यों का एक समूह है। मनु के अनुसार कोई भी राजा जो होता है, जिसको मनु ने विजिगीषु कहा, अर्थात ऐसा राजा जो विजय की इच्छा रखता हो, उसकी सीमा से लगा हुआ राज्य उसका शत्रु होगा और शत्रु की सीमा से लगा हुआ राज्य राजा का मित्र होगा। ये क्रम आगे तक चलता जाएगा। इसको मनु ने इस प्रकार से परिभाषित किया है कि विजिगीषु अर्थात विजय की इच्छा रखने वाला राजा, उसके पड़ोसी राज्य उसका शत्रु होगा, उसका पड़ोसी राज्य जो है वो अरिशत्रु अर्थात विजिगीषु का मित्र होगा। फिर उसके आगे का राज्य जो है वो शत्रु का मित्र होगा, यानी कि अरिमित्र होगा और वो विजिगीषु का शत्रु होगा। फिर उसका अगला राज्य जो है वो अरिशत्रु होगा अर्थात विजिगीषु का मित्र होगा। फिर उसके आगे अरिमित्र मित्र होगा जो विजिगीषु का शत्रु होगा, क्योंकि मनु का मानना था कि मित्र का मित्र और शत्रु का शत्रु मित्र होता है। तो ये सामने की दिशा वाले राज्य थे। इसी प्रकार से मनु के अनुसार जो ये राजा है, इसके पीछे की दिशा वाले राज्य जो हैं वो भी इसी प्रकार से होंगे। जैसे इसकी सीमा से लगा हुआ राज्य पार्श्वग्राह जो पीठ का शत्रु, फिर आक्रांत पीठ का मित्र, पार्श्वग्राह सार पीठ के शत्रु का मित्र और आक्रांत सार अर्थात आक्रांत का मित्र। पीठ के राज्यों के साथ मनु ने मध्यम राज्य और उदासीन राज्य की भी चर्चा की है। मध्यम राज्य वो है जो विजिगीषु और अरि राज्य की सीमा से लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखें कि विजिगीषु से भी सीमा लगी हुई है और शत्रु से भी सीमा लगी हुई है। तो ये एक ऐसा राज्य है जो राजा और शत्रु दोनों की सीमाओं से ही उसकी सीमाएं मिली हुई हैं। ये जो मध्यम राज्य होता है, अगर ये दोनों ही देश मित्र हैं तो इनकी सहायता कर सकता है, और अगर इनमें आपस में मित्रता नहीं है तो वो दोनों का ही मुकाबला भी कर सकता है। इसी प्रकार से जो उदासीन राज्य हैं ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि इनकी सीमा राजा, अरि यानी इनके शत्रु और मध्यम राज्य, इन तीनों ही राज्यों से दूर होती है। तो अगर ये तीनों राज्य आपस में मिले हुए हैं तो ये इनकी सहायता कर सकता है, और अगर मिले हुए नहीं है तो ये प्रत्येक का मुकाबला कर सकता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये जो मंडल सिद्धांत है, इसमें 12 राज्य होंगे। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से राजा का शत्रु होता है और मित्र का मित्र और शत्रु का शत्रु मित्र होता है। विजिगीषु की सीमा से लगा हुआ शत्रु राज्य होता है, उसके आगे का उसका मित्र, उसके आगे उसका अरिमित्र। इस प्रकार से क्रम चलता जाता है। मित्र के साथ संबंधों को सुदृढ़ करना और शत्रु को कमजोर करना, उसको सक्रिय ना होने देना, इसके लिए मनु ने साड़गुण्य नीति का प्रतिपादन किया और ये कहा कि साड़गुण्य नीति अपना करके कोई भी राजा वो अपने जो मित्र हैं उनके साथ संबंध को सुदृढ़ कर सकते हैं और जो शत्रु राज्य हैं उनको वो कमजोर कर सकते हैं, उनको सक्रिय होने से उनको रोक सकते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे मनु के साड़गुण्य सिद्धांत के बारे में। अब हम लोग देखेंगे मनु की साड़गुण्य नीति के बारे में, जो 6 लक्षणों वाली नीति है। इसमें पहली है संधि। यदि किसी राजा को लगता है कि किसी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध से लाभ होगा तो राजा को उस राज्य के साथ संधि कर लेनी चाहिए। मनु ने 2 प्रकार की संधियों के बारे में कहा है। पहला है समान कर्मा संधि, यानी कि समान देशों के साथ, और दूसरी असमान कर्मा संधि, यानी कि असमान देशों के साथ संधि। दूसरी नीति है विग्रह नीति, अर्थात युद्ध। अगर राज्य की स्थिति मजबूत है तो दूसरे राज्य को विजय करने के लिए विग्रह यानी युद्ध की नीति को
अपनाना चाहिए। ये युद्ध की नीति जो है वो इसके दो रूप हैं। पहला तो है शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध किया जाए, और दूसरा ये कि अगर मित्र राज्य पर हमला हुआ हो, आक्रमण हुआ हो, तो उसके प्रतिकार के लिए युद्ध करना चाहिए। तीसरी नीति है यान कि वास्तविक आक्रमण। ये विग्रह से थोड़ी आगे की स्थिति है। यान को मनु ने दो भाग में बांटा है। पहला तो उन्होंने कहा है कि अगर शत्रु जो है वो आपत्तिग्रस्त है, विपत्ति में है, तो अपने बलबूते पर आक्रमण करना चाहिए, और अगर खुद समर्थ नहीं है तो मित्र की सहायता से आक्रमण करना चाहिए। चौथी नीति है आसन। आसन का मतलब यह है कि अमैत्रीपूर्ण संबंध होने पर भी युद्ध की स्थिति से तटस्थता रखनी चाहिए। उद्देश्य क्या है कि शत्रु को शांत रखना और अपनी शक्ति को मजबूत करना। मतलब कहने का है कि अगर किसी देश के साथ संबंध अच्छे नहीं है, मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है, तब भी यदि शत्रु को शांत रखना और अपनी स्थिति को मजबूत करना हो तो तटस्थता की नीति को अपनाना चाहिए। इसके दो रूप होते हैं। अगर सेना या कोष क्षीण हो यानी कमजोर हो, और दूसरा अगर कोई मित्र कह रहा हो, मित्र का अनुरोध हो, तो तटस्थता की नीति अपनानी चाहिए। पांचवा है दैधी भाव, यानी कि अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु से अपनी रक्षा करना। इसके लिए क्या है कि सेना का कुछ भाग जो है वो शत्रु की सेना को रोके रखे, और दूसरा भाग जो है वो किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर के मित्रों की सहायता से अपनी शक्ति को संचय करे। इसको बोलते हैं दैधी भाव। छठी नीति है संश्रय। मनु ने यह कहा है कि अगर दैधी भाव से भी असमर्थता हो तो वहां पर किसी बलवान का आश्रय लेना उचित होगा। जिसका आश्रय लिया जाए वो शत्रु से अधिक बलवान हो, और अगर उसके बाद भी बलवान राजा नहीं मिलता है तो मनु ने सबल शत्रु का आश्रय लेना उचित समझा। तो ये 6 लक्षण वाली मनु की साणगुण नीति है। और साणगुण नीति जैसा कि हमने देखा, संक्षेप में अगर कहें तो संधि, युद्ध, यान, आसन, दैधी भाव और संश्रय का आधार लेकर के कोई भी राजा वो अपने पड़ोसी राज्यों के साथ अपने संबंधों को, अपनी परराष्ट्र नीति को संचालित कर सकता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे उपाय जो मनु के द्वारा बताए गए कि उन उपायों को अपनाकर कोई राजा किस प्रकार से अपनी वैदेशिक नीति को संचालित कर सकता है। आइए देखते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे उन उपायों की जिनको मनु ने अपने परराष्ट्र नीति के संचालन के लिए एक राजा के लिए आवश्यक बताया। ये जो उपाय हैं, साम, दाम, भेद और दंड, इसके लिए मनु ने कहा कि साम अर्थात दूसरे राजा को अपने पक्ष में करने के लिए प्रेम प्रदर्शन करना, उसको समझाना, उसको सम्मान देना, इसके द्वारा हम दूसरे राजा को अपने पक्ष में कर सकते हैं। दूसरा उनका है कि दाम, प्रतिपक्षी को अपने अनुकूल बनाने के लिए धन संपत्ति या अन्य किसी रूप में उसकी सहायता देना। तीसरा है भेद, जिससे राजा युद्ध में विजयी न हो पाए वहां पर फूट डालने की नीति को अपनाना चाहिए। इसके मनु ने 2 रूप बताए। पहला ये कि सबल राजा और उसके मित्र राज्यों के बीच में मतभेद पैदा करना, और दूसरा ये कि राजा और उसके राज्य की अन्य प्रकृतियां, जैसे उनके दूत हैं, उनके कोष हैं, उनकी प्रजा है, वहां पर मतभेद की स्थिति पैदा करना, और इसमें दूतों और गुप्तचरों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चौथा है दंड, जब तीनों ही प्रभाव सार्थक ना हो तो वहां पर दंड की नीति को अपनाना चाहिए। लेकिन ये दंड की नीति जो है ये अंत में इसलिए रखी गई है क्योंकि इससे राजा को स्वयं भी क्षति हो सकती है। इसके अलावा मनु के कुछ और विचार थे। उन्होंने कहा कि ये जो भेद, ये जो उपाय हैं, ये एक एक करके या एक साथ सभी एक साथ अपनाए जा सकते हैं। और युद्ध के लिए उन्होंने कहा कि युद्ध अगर अनिवार्य है तभी युद्ध को किया जाए, और युद्ध में अगर विजय होगी तो राज्य का लाभ मिलेगा, और अगर मरने की स्थिति होगी तो स्वर्ग का लाभ होगा। और जब भी युद्ध किया जाए तो पूरी तैयारी के साथ युद्ध किया जाए और पराजित राजा के साथ सहृदयता का व्यवहार किया जाए। इसके अलावा मनु ने कहा कि अगर परराष्ट्र नीति का जो संचालन है, व्यवहारिक संचालन है, इसमें दूतों की और गुप्तचर व्यवस्थाओं की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूत जो हैं वो किसी भी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या अमैत्रीपूर्ण संबंधों का आधार होते हैं, और गुप्तचर व्यवस्था, जो गुप्तचर होते हैं, ये बहुत ही कठिन कार्य होता है। दूसरे राज्यों की जानकारी राजा तक पहुंचाने के लिए गुप्तचरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा मनु के द्वारा परराष्ट्र नीति के बारे में दिए गए विचारों के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखा मनु के मंडल सिद्धांत और साठगुणी सिद्धांत के बारे में, साथ साथ उन उपायों के बारे में जो किसी राजा के द्वारा किए जाने चाहिए। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।